खड़े ने भानु प्रताप जी। भानु प्रताप बहुत ही सीनियर वकील हैं और पीछे आपने इनको सुना भी है सिंघू बॉर्डर पर बोलते हुए, तो काफ़ी बुनियादी नुक्ते इन्होंने उठाए थे, तो आज इनसे बात कर रहे हैं। भानु प्रताप जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। साझा पंजाब टेलीविज़न टोरंटो के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि संविधान की एक किस्म की उल्लंघना की है सरकार ने, जो स्टेट का इशू है उसमें इन्होंने कानून बना दिए हैं। तो ये क्या सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच है। देखिए, जिसको जो अधिकार है और संविधान ने जितना आपको अधिकार दिया है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आप उसके बाहर जा रहे हैं तो न केवल आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है आप उसका अपमान कर रहे हैं। और इस देश की जनता, जिसका भला सोचना, जिसका भला करना आपकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक और कानूनी, आप उसका भी अपमान कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं। जो कृषि विषय एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये राज्य का विषय है। मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई हैं। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, यानी जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो केंद्र सरकार के सब्जेक्ट है, उसमें 97 यानी 97 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नंबर 2 स्टेट लिस्ट, राज्य की लिस्ट, उसमें 66 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और नंबर 3 जो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इस सरकार ने जो कानून ये बनाया है, ये दोनों कानून समवर्ती सूची की जो संख्या 33 पर ट्रेड एंड कॉमर्स है, यानी व्यापार और वाणिज्य, उसको जबरदस्ती जो है कृषि में घुसेड़ा है सरकार ने, जबकि वो विषय नहीं है। जो विषय है वो राज्य के अंतर्गत, जो राज्य की लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर विषय है, तो मतलब ये राज्य का विषय है, आपको कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2 जो 28वें नंबर पर है, उस 28वें नंबर पर मार्केटिंग विषय है। और ये जो आप मंडी समिति और ये सबके विषय में मंडी समिति की तर्ज पर आप निजी मंडियां बना रहे हो, तो ये मंडी समितियों का जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो भी 28वें नंबर पर राज्य का है, आप उसको कर रहे हो। एपीएमसी जो बनाई गई है वो राज्यों ने बनाई है, केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है। तो जो अधिकार आपको है नहीं, वो अधिकार जबरदस्ती आप लेके और तानाशाही तरीके से कानून बना रहे हो, तो ये कानून गलत है। तो केवल यही बात सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी है इस कानून को रद्द करने के लिए। ठीक है, आपकी बात, ये संविधान की वायलेशन है बहुत बुरी तरह से, पर किसान तो इसके खिलाफ सड़कों पर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। आप बोल रहे थे कि जितनी भी वकील कम्युनिटी है वो इस आंदोलन के साथ है, बार भी इसके साथ है, कुछ और भी आपने बताया 60,000 दिल्ली के वकील आपके साथ है। तो अदालत में चैलेंज करने की कोई परिस्थिति बन रही है? देखिए, अदालत में चैलेंज करने की ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? अदालत में ऑलरेडी 3 रिट फाइल की गई है, आपको मालूम है। एक रिट फाइल की गई है कि भाई जो ये धरना है, ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को हटाया जाए, एक रिट ये फाइल की गई है। एक रिट इस विषय में फाइल की गई है कि इस धरने की वजह से कोरोना फैलने की संभावना है, इसलिए बीमारी जो महामारी है वो फैल सकती है, इसलिए इस धरने को हटाया जाए। और तीसरा जो है, इन तीनों कानूनों को रद्द करने का एक पिटीशन वो डाली गई है, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, भारतीय किसान यूनियन का एक भानु गुट जो है वो उन्होंने डाली है। कई लोग मुझे समझ लेते हैं मैंने नहीं डाली, क्योंकि मेरा इस देश की अदालतों पर कोई विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है उसके कारण है, बहुत बड़े कारण हैं। पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो कोर्ट का कोई फैसला ऐसा नहीं है जो देश के हित में आया हो, देश की जनता के हित में आया हो। सारे के सारे जो फैसले आ रहे हैं वो सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, सरकार के भले के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो जहां तक उसकी बात है कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज ऑलरेडी है। कानून की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी चैलेंज है। बात यह है, क्या अदालत उसको देख रही है या अदालत डरी हुई है? मुझे जो समझ में आया, पीछे जो जिस समय इस पर सुनवाई होनी थी,
उस दौरान जो अदालत ने कहा कि भाई हम इस धरने को नहीं हटा सकते क्योंकि किसानों को संवैधानिक अधिकार है, ये उनका मूल अधिकार है आंदोलन करना और अपनी आवाज उठाना, तो हम उसको नहीं हटा सकते। तो समझ में आ गया अदालत को कि आंदोलन कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितना व्यापक है। इसलिए एक बात। दूसरा, उन्होंने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ भी इस कानून को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की। ये जरूर कह रही है अदालत कि हम किसानों को सुने बिना ऐसे नहीं करेंगे, पर मेरा आपके माध्यम से अदालत से ये आग्रह है, मैं ये जानना चाहता हूं, ये तीनों कानून, जो एग्रीमेंट वाला कानून है मात्र 11 पेज का और उसमें 25 धाराएं हैं, जो दूसरा कानून है निजी मंडियां आप जो ला रहे हैं वो 10 पेज का और मात्र 20 उसमें सेक्शन है, और जो आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया है, संशोधन किया है, वो मात्र 1.5 पेज का है। कुल मिला के ये 23 पेज के कानून हैं। अदालत को नहीं चाहिए इन्हें अच्छी तरह से पढ़ ले। दूसरा, अगर नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इतनी ही चीजें बार बार आ रही हैं कि संविधान का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, उसी में देख ले कि जो कानून बनाया गया है वो स्टेट लिस्ट में है, केंद्र का है ही नहीं। दूसरी बात जो बड़ी गंभीर बात है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 2, ये सेक्शन जो अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 19 में, एग्रीमेंट वाले में, और उसमें जो है शायद सेक्शन 14 में है। दूसरा, आप जो देखें इसमें एक चीज और कही गई है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी, न तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार, न राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार, न ही कोई एसडीएम, न ही कोई एडीएम, न ही डीएम, कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ उसके खिलाफ कोई भी न तो सिविल सूट फाइल होगा, न ही कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ दर्ज होगा, और न ही कोई और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एसडीएम, एडीएम जो भी कर दे, सरकार जो भी कर दे, कर दिया, किसान मरता हो मर जाए, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके हाथों हमारी गर्दन कटेगी, उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और अदालत को हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। क्या केवल यही 2 चीजें काफी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को रद्द करने के लिए? और भी कुछ चाहिए उसको अदालत को? आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास नहीं है। पिछले 3 साल से जैसे डिसीजन आ रहे हैं, आपने ये भी बोला कि शायद अदालत डरी हुई है। क्या आपको लगता है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन हैं जिनका सियासीकरण कर दिया गया, अदालत के ऊपर भी एक सरकार का प्रेशर अब काम करने लगा? नहीं, काम नहीं करता है। अफसोस, इस बार अदालतों के ऊपर सरकार का प्रेशर काम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, सब लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए। आप अयोध्या के मसले में फैसला आया सरकार का, उसका सुप्रीम कोर्ट का, हजारों पेज से ज्यादा बड़ा वो फैसला था, तकरीबन 1300 पेज का था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सही है, वहां पर कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना ये सही है, वहां पर कोई पूजा नहीं होती थी। ये सही है कि वहां पर मस्जिद थी। ये भी सही है कि मस्जिद ही तोड़ी गई। उस सब के बावजूद भी आपने वो सारी जमीन मंदिर को दे दी जिनके पास कोई कागज नहीं है। ये अदालत कर रही है और हवाला दे रही है जो संविधान का अनुच्छेद 142 है। अनुच्छेद 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए, इंग्लिश में लिखा है कंप्लीट जस्टिस, यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए इस अनुच्छेद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये न्याय हुआ जब आप मान रहे हैं कि इनकी जमीन नहीं थी, इनकी जो मंदिर तोड़ा नहीं गया, मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद थी वहां पर, और फिर भी आप उन्हीं को जमीन दे रहे? इसका मतलब ये हुआ कि कल 4 गुंडे आके मेरा घर तोड़ दें और मेरा घर तोड़ने के बाद अदालत में पहुंच जाएं तो अदालत के यार मैं मानता हूं ये तो घर तो तेरा ही था, पर ये गुंडे हैं, इनसे कैसे निपटूंगा, तुझे और कहीं कुछ दे देंगे, इन गुंडों को दे दे यार, छोड़ परे झगड़े से। अदालत अगर ये कर रही है, इसे क्या माना जाएगा? अदालत का डर, इसे क्या माना जाएगा? ये इंसाफ हुआ क्या कि गुंडों को जिनको पकड़ के
जेल में बंद करना था, जिनको सजा देनी थी, जिनको सबक सिखाना था, आपने उन्हीं का हाथ तो दे दिया सब कुछ। इसे क्या माना जाएगा? ये डर है। और इसे क्या माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो उसका जो राफेल का मामला है, उस राफेल के मामले में सबके सामने है 30,000 करोड़ की रिश्वत उसको दी गई है, 30,000 करोड़ का सारा घपला है। उस व्यक्ति को जिसने कभी उसको देखा ही नहीं है, जिसकी फैक्ट्री नहीं है, जिसके पास जमीन भी महाराष्ट्र सरकार ने दी है वहां पे राफेल के विमान बनाने के लिए, आपने उसको जमीन दे दी 30,000 करोड़ का सबके सामने। और सुप्रीम कोर्ट एक झटके में उसे खत्म करके चली गई, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद चली गई। और उसका शक और भी पक्का हो जाता है जब वही चीफ जस्टिस रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा के एमपी बन जाते। और क्या सबूत चाहिए आप? ठीक है नहीं है। दूसरा और मैं बताता हूं, आपने अनुच्छेद 370 उसको खत्म किया, उसका मसला 1 साल से ज्यादा हो गया कोर्ट में पड़ा, आप सुन रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड 6,500 करोड़ रुपए उसके माध्यम से आए, जिसमें 95% पैसा बीजेपी के पास आया, ये नहीं पता कि किसने कितना दिया। आप उसका जो मसला है आप उसे भी बंद करके बैठे, कुछ नहीं। जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर करोड़ों की संख्या में अपने घर गए, सड़कों पर मरे, रेल के नीचे कट के मरे, उनके विषय में सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। 62 दिन बाद आप जब सुनने हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ने आपको चिट्ठी लिखी, और उससे पहले तकरीबन 5 हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट, तमिलनाडु हाईकोर्ट प्रवासी मजदूरों के हक में फैसला दे चुके, तब आप सुन रहे हैं। और उस समय तक सारे मजदूर अपने घर जा चुके हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब साफ है कि सरकार से कोर्ट निश्चित रूप से डरी हुई है, या यूं कहा जाए कि सरकार के विरोध में कोई भी फैसला नहीं करना चाहती है। क्या इससे लोगों को न्याय मिलेगा? इसीलिए मेरा विश्वास है, मैं अदालत पर विश्वास नहीं करता। और आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज से और आपको पता लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने और इस देश की 24 हाई कोर्टों ने जो फैसले दिए हैं, 1 लाख मुकदमे उन पर पड़े हुए हैं कि जो फैसले आपने दिए हैं वो लागू नहीं हो रहे। अरे तुम अपना फैसला लागू नहीं करा सकते तो क्या मानूं मैं इस बात को? इस बात को कैसे मान लूं कि अदालत से न्याय मिल जाएगा, और जो आप कह रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो लोगों को उससे न्याय मिल जाएगा? और भी कुछ सबूत चाहिए। आप फैसले कर देते हो, मानता उसे कोई नहीं है, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका कहीं ना कहीं डरी हुई है, या अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूरी तरह निभा नहीं पा रही।